बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मौसम के साथ बदलना सीखो, कृषि दर्शन के माध्यम से खेती करना सीखो। कम लागत और कम समय में अच्छी फसल कैसे तैयार करना है, कैसे लाभान्वित होना है, आपके कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम आपको बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालक रियरिंग तालाब बनवाने के लिए पा सकते हैं अनुदान। पशुपालक रखे पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंडनट डिकोडिकेटर। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही एक योजना के अंतर्गत राज्य के मत्स्य पालकों के लिए उनकी निजी जमीन पर नए रियरिंग तालाब बनवाने के लिए अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। 1 एकड़ निजी भूमि पर बनाए जाने वाले तालाब पर होने वाले खर्च का 70 से 80% खर्च सरकार वहन करेगी और शेष राशि लाभुक द्वारा वहन करना होगा। राज्य के मछली पालक जिनके पास अपना कम से कम 1 एकड़ 30 डिसमिल जमीन हो, रियरिंग तालाब बनवाने के लिए अपने जिले के मत्स्य कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए लागत खर्च का 80% और अन्य जातियों के लिए लागत का 70% खर्च अनुदान स्वरूप सरकार द्वारा दिया जाएगा और शेष राशि लाभुकों को स्वयं खर्च करना होगा। राज्य के योग्य मत्स्य पालक इस योजना के लाभ उठा सकते हैं। जल की समस्या का बहुत हद तक निवारण करता है टपक सिंचाई प्रणाली। खासकर सब्जी उत्पादन किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधन अपनाने से बहुत लाभ होते हैं। इस प्रणाली में सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। झारखंड के कई क्षेत्रों में मक्का मुख्य रूप से लगाई जाती है। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं श्वान 1, बिरसा विकास मक्का 1 और 2। वहीं हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहे तो HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। बिरसा विकास मक्का 1 और 2, श्वान 1 ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद हैं HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। हमारे पशु विशेषज्ञों का मानना है कि पशुपालक मित्रों को पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना चाहिए। जैसे पशु यदि बीमार हो तो उसका तापमान लेना, लक्षणों को देखकर बीमारी का अनुमान लगाना, घाव पर मक्खी बैठने नहीं देना, उस पर मरहम पट्टी करना इत्यादि। प्राथमिक उपचार का ज्ञान होने से आकस्मिक समय में डॉक्टर के आने से पहले पशुपालक अपने बीमार पशु का इलाज कर सकता है, उसे बचा सकता है। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंडनट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंडनट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग करने की क्षमता रखता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और पशुपालन में डेयरी व्यवसाय करना किसानों के लिए काफ़ी लाभान्वित होता है। तो बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो डेयरी व्यवसाय में दूध के अधिक उत्पादन के लिए संकर गाय पालन भी कर रहे हैं। तो संकर गाय पालन के उन्नत तरीके से देखभाल कैसे करना है ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। भारत में संकर नस्ल की गायों ने पिछले 5 दशकों के दौरान लोकप्रियता हासिल की है। पहले के समय में दुग्ध उत्पादन का व्यवसायीकरण नहीं किया गया था और इसलिए गाय प्रजनन मूल रूप से नर बछड़ों और उसकी कृषि कार्यक्षमताओं में सुधार पर केंद्रित था। लेकिन बाद के समय में संकर नस्ल की वजह से गाय पालन के क्षेत्र में क्रांति आ गई। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं प्रणय। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में संकर गाय पालन के उन्नत तरीकों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे संकर गाय के उन्नत तरीकों के बारे में। इस बारे में थोड़ा किसान भाइयों को विस्तार से बताएंगे। जी, चूँकि हम भारतीय परिवेश में विदेशी नस्ल नहीं पाल सकते हैं तो हमें यहाँ संकर नस्ल पालने की आवश्यकता होती है।
संकर नस्ल में जर्सी क्रॉस, फ्रीजियन क्रॉस, इन नस्लों को हम यहाँ आसानी से पाल सकते हैं। इनसे उत्पादन भी हमें अच्छा मिलता है। इसलिए किसान भाई संकर नस्लों के पालन में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष रूप से उसके जन्म से लेकर उसके गर्भावस्था काल तक उसके अच्छे से रख रखाव, पोषण व्यवस्था एवं बीमारियों से बचाव एवं टीकाकरण की संपूर्ण व्यवस्था किसानों को करनी चाहिए। उसे जन्म से ही जब वह कोलेस्ट्रॉम देना होता है, जिसे हम खीस कहते हैं, उसे जन्म के तुरंत 2 से 3 घंटे के बाद उसे माँ का पहला दूध, जिसे खीस कहते हैं, उसे बाछी को पिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें भरपूर विटामिन, प्रोटीन एवं इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, जो कि उसे आने वाले समय में उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। साथ ही साथ जैसे ही वह 2 सप्ताह का हो, तुरंत ही उसे मुलायम हरा चारा जैसे कि दूब की घास, साथ ही साथ सिझाया हुआ दाना, मिनरल मिक्सचर, गुड़ इत्यादि मिलाकर बाछी को खिलाना चाहिए। 6 महीने की उम्र होने पर उसे पहला टीका खुरहा चपका का दिलाना चाहिए। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि उन्नत तरीके अपनाकर संकर नस्ल की गायों का पालन कर बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन किया जा सकता है और अच्छी खासी कमाई भी की जा सकती है। उचित देखभाल की जाए तो लगभग 19 महीने के अंदर बाछी पाल खाने लायक हो जाती है। इसके लिए बचपन से ही चारा दाना, देख रेख की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बरसात से आने से पहले गला घोटू एवं लंगड़ी बुखार का टीका दिलाना चाहिए। बाछी को 6 महीने की उम्र में ही ब्रुसेलोसिस बीमारी से बचाव के लिए ब्रुसेला 19 का टीका दिलाना चाहिए, क्योंकि यह जो ब्रुसेलोसिस है यह फीमेल पशुओं में ही होता है और उसके गर्भावस्था काल में 5वें से 8वें महीने के गर्भाकाल को वह गिरा देता है। तो यह किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसलिए बाछी को प्रारंभिक अवस्था में उसको पूर्ण रूप से उसके खान पान, रख रखाव का एवं टीकाकरण का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उसके बाड़ बयान अच्छे हो सके। अपने पशु को नियमित रूप से मिनरल मिक्सचर अवश्य खिलाएं। इससे स्वास्थ्य, दूध उत्पादन और बाढ़ बयान पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि आपकी बाछी गाय लगातार 2 बार पाल खिलाने या गाभीन होने के लिए सुई दिलाने के बाद भी गाभीन न हो, तो उसे अस्पताल में अवश्य लाकर अच्छी तरह से जांच करा लें। पलामू क्षेत्र में काफ़ी गर्मी पड़ती है, लगभग 45 से 48 डिग्री पिछले साल दर्ज की गई है। तो ऐसी अवस्था में संकर नस्लों के पालन में किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। किसानों को उसके आवास में पूर्ण रूप से ढक कर रखने की आवश्यकता है। जो गर्म हवाएं चलती हैं उसे पशुओं को बचाने की आवश्यकता है। उसके छत में ऊपरी हिस्से में फूस, टाट लगाकर उसके छत को गर्म होने से बचाना है। साथ ही साथ क्रॉस वेंटिलेशन होने की ज़रूरत है, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और पशुओं को पंखे की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ पशुओं को बीच बीच में नहलाना चाहिए, जिससे उसके शरीर का तापमान कम हो। और पशुओं को पानी की व्यवस्था, स्वच्छ पानी की व्यवस्था भरपूर मात्रा में करनी चाहिए। साथ ही साथ हरे चारे की पूर्ण रूप से व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि हरे चारे से पशुओं को मॉइस्चर मिलता है, पानी मिलता है, तो जिससे उसके शरीर को जो पानी की आवश्यकता है वह पूर्ति होती है। मई जून में छुआछूत फैलने वाली संक्रामक बीमारियों जैसे तड़का, डकहा, लंगड़ी आदि से बचने के लिए प्रतिवर्ष टीके अवश्य लगवाएं। बच्चा देने के लगभग 2 महीने बाद गाय को पाल खिलाएं। बच्चा देने के लगभग
2 महीने पहले धीरे धीरे दूध दूहना बंद कर गाय सुखा दें। स्वास्थ्य, रोग, बाढ़ अभियान संबंधी जानकारी और सहायता अस्पताल में आकर प्राप्त करें। संकर नस्लों के पालन की संभावनाएं काफ़ी हैं। यहाँ किसान संकर नस्ल के पालन की ओर ज़्यादा जागरूक हैं एवं जुझारू भी हैं। वे रुचि रखते हैं, डेयरी फार्मिंग और कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की रुचि रखते हैं और बहुत से किसान डेयरी फार्मिंग की ओर अग्रसर हैं, जिससे दूध उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड हमारा आगे बढ़ रहा है। संकर नस्लों में विशेष तौर पर जर्सी क्रॉस और फ्रीजियन क्रॉस, इसकी पालन अति लाभदायक है झारखंड परिप्रेक्ष्य में, और किसान भाई इन संकर नस्लों का पालन करेंगे और उसके रखरखाव, आहार व्यवस्था एवं बीमारी से बचाव, टीकाकरण आदि सभी पर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो संकर नस्लों का पालन किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा और उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी उन्हें फ़ायदा होगा। क्योंकि संकर नस्ल प्रतिदिन 10 से 20 लीटर दूध उत्पादन की क्षमता रखती है यदि उसे सही मात्रा में संतुलित आहार दिया जाए, यानी कि हरा चारा, सूखा चारा, दाना मिश्रण, मिनरल मिक्सचर इत्यादि सही मात्रा में दिया जाए तो संकर नस्लों से प्रतिदिन दूध उत्पादन अधिक मात्रा में ली जा सकती है और यह झारखंड के लिए, किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा संकर गाय पालन करके किस तरीके से उन्नत तरीके से देखभाल करें और अच्छी खासी दूध की आमदनी भी आप कमा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है समन्वित कृषि प्रणाली से किसानों को लाभ। समन्वित कृषि प्रणाली से आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं क्योंकि एक ही जगह आप खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, बतख पालन भी कर रहे हैं, बकरी पालन भी कर रहे हैं, मछली पालन भी कर रहे हैं। तो इससे किसानों को काफ़ी लाभान्वित हो रहा है, उनकी आमदनी भी अच्छी खासी बढ़ रही है। तो चलिए समन्वित कृषि प्रणाली से किसानों को और क्या क्या लाभ हो सकते हैं, चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मजीत खैरवार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि समन्वित कृषि प्रणाली का हमारे किसान भाइयों को किस प्रकार से लाभ मिल सकता है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि समन्वित कृषि प्रणाली होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में और हमारे राज्य झारखंड में छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ भूमि या उससे भी कम भूमि है, जिसके कारण हमें ऐसी फसल पद्धति अपनानी चाहिए जिससे हम हमारे पास जो उपलब्ध भूमि है उससे हम अधिक से अधिक पैदावार ले सकें और अधिक से अधिक आमदनी उठा सकें, जिसके लिए समन्वित कृषि प्रणाली या एकीकृत कृषि पद्धति एक ऐसी फसल पद्धति है जिसमें हम कृषि के 2 या उससे अधिक घटकों को शामिल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई ज़मीन है तो हम उसमें क्या करते हैं, मछली पालन आधारित कृषि, फसल आधारित कृषि या पशु पालन आधारित कृषि, इन सब को लेके हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि हम कहाँ पे हैं, हमारे जल, ज़मीन, जलवायु, हमारे जो बाज़ार की व्यवस्था कहाँ पर है, हम किस जगह पे हैं, सिंचित अवस्था में हमारी ज़मीन है या असिंचित है, गर्म जगह में है या शुष्क ठंडे जगह में है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए हमें एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनानी पड़ती है। बात करते हैं हम मछली पालन आधारित समन्वित कृषि प्रणाली। इसमें हमारे पास एक तालाब होगा। अब इसके इर्द गिर्द हमारे जो कंपोनेंट होंगे, जो घटक होंगे, वो क्या होंगे। तालाब में हम मछली पालन करेंगे, तालाब में हम केज डालेंगे मुर्गी घर के लिए, मुर्गी घर के साथ हम बतख पालन करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे मुर्गी का जो बीट है, जो कि अंडगी है,
वो पानी में गिरेगा, उसको मछलियाँ खाएंगी। बतख है तो बतख तालाब में तैरती है। तैरने से ये होता है कि पानी की जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो बढ़ जाती है, जो कि मछली के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, उसका उत्पादन बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि मुर्गी पालन में हमें कौन सा ध्यान देने की चीज़ है। तो मुर्गी में ऐसी नस्ल का हम चुनाव करते हैं जो अधिक से अधिक अंडे दे सके, जैसे वाइट लेग हर्न है या कावेरी नस्ल है। ये दोनों नस्ल की ये खासियत है कि ये साल में 280 तक अंडे दे देती हैं। तो हम अंडे को बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। उसी तरह हम अगर बत्तख की बात करें तो खाकी कैंपबेल एक प्रजाति है जो कि वो भी लगभग 280 के आसपास साल में अंडे देती है। और हमें पता है कि मुर्गी और बत्तख के अंडे 8 से 10 रुपये में बिक जाते हैं। तो हम अंडों के द्वारा भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात आती है पशुपालन की। तो इस मॉडल में हम पशुपालन जैसे गाय पालन हुआ, जैसे डेयरी गोटरी हुआ, सुअर पालन हुआ, इसको हम शामिल करेंगे। अब गौ पालन इसमें कैसे मदद करता है? हमारे गौशाला से जो भी चीज़ें निकलेंगी, जैसे गोबर, तो गोबर को हम पानी में डालेंगे। तो गोबर को पानी में डालने से ये होगा कि पानी का जो पोषक तत्व क्षमता है वो वृद्धि कर जाएगी। और उस पानी को जब हम खेत की सिंचाई के लिए उपयोग करेंगे तो हमें जो उर्वरक में जो लागत आती है वो घट जाएगी और पानी का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो भी बढ़ जाएगी, जिससे कि मछली को फायदा पहुंचाएगा। तो आपने तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से समन्वित कृषि प्रणाली में किसानों को कई प्रकार से लाभ हो सकता है। वो खेती भी कर सकते हैं, साथ में अगर बतख पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं या मछली पालन करते हैं तो सबका एक दूसरे से संबंध होगा और उसमें वो उसको लाभ मिल पाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर खेती करते हैं तो खेती में वो किन किन चीज़ों की खेती कर सकते हैं जिनसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए? हाँ, अभी तक मैंने जितने बताए उसके अलावा और भी घटक है जिनको हम शामिल करते हैं। जैसे फसल, हम अपने मॉडल में फसल को इस तरह से शामिल करें कि हमें सालों भर हम वहाँ से खेती ले सकते हैं, फसल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे खरीफ हुआ तो खरीफ में हम मक्का लेंगे, बेबी कॉर्न लेंगे, दलहन फसल जो हुआ तो उसमें उड़द, मूंग, अरहर इसकी दाल का लेंगे। उसके बाद अगर खरीफ की बात करें तो खरीफ में हमारे पास जो भी आलू है, प्याज है, मटर है, सरसों है, इसको हम लेंगे। तो हमें कोई भी सीजन में फसल को, खेत को खाली नहीं छोड़ना है और हर फसल में हमें, हर सीजन में हमें ऐसी फसल लेना है जो कि हमें ज़्यादा दाम दे और उसकी मार्केट की व्यवस्था आसपास हो, जिससे हम अच्छी तरह से मुनाफा कमा सके। इसके साथ साथ फसल आधारित कृषि प्रणाली के साथ साथ इसमें हम लोग एकीकृत कृषि प्रणाली में बागवानी को भी शामिल करेंगे। इसमें क्या होगा कि हमारे जो तालाब के आसपास की जो ज़मीन है, जो मेड़ है, उसमें हम पौधशाला निर्माण कर सकते हैं। पौधशाला को जो गाछी होगा उसको हम बेच सकते हैं। उसके बाद फलदार वृक्ष में आप केला हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, अनार हो गया, नींबू हो गया, इन सब को ले सकते हैं। इससे आप बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। और इसके साथ मधुमक्खी पालन हम लोग कर सकते हैं। मशरूम का उत्पादन हम कर सकते हैं, उसको घटक में हम शामिल कर सकते हैं। साल में हम लोग साल भर मशरूम का उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी।
अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए, हमसे कोई जानकारी आपको लेनी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी की बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।